नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश बदल गया, सरकार का आकार बदल गया, मंत्रालयों की संख्या बढ़ गई और प्रशासनिक व्यवस्था पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो गई। लेकिन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला जेसीएम आज भी लगभग 60 साल पुराने ढांचे पर चल रहा है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार से जेसीएम के पुनर्गठन की मांग की है। अब किसने लिखा सरकार को पत्र, कर्मचारी संगठन की मांग क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या दिया गया और अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है तो आम कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज की शो में सबसे पहले एआईएनपीएससीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल की मांग को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ईपीएफओ की 15,000 की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर सरकार का पक्ष आ गया है, क्या है लेटेस्ट अपडेट, उसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराने वालों की बात करेंगे। खबरें ये आ रही हैं कि 7% से कम ब्याज वाली एफडी का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। क्यों हुआ ऐसा, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। क्या केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का सबसे बड़ा मंच अब बदलाव की मांग कर रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने केंद्र सरकार से ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जिसको कि आप जीसीएम के नाम से जानते हैं, उसके पुनर्गठन की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि आज देश का प्रशासनिक ढांचा 1960 के दशक की तुलना में कई गुना बड़ा और जटिल हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अब भी पुराने ढांचे पर आधारित है। ऐसे में कई मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त संस्थानों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों की आवाज जीसीएम तक नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन ने जीसीएम में व्यापक बदलाव, नए प्रतिनिधित्व और अधिक समावेशी व्यवस्था की मांग करते हुए सरकार से इसे बहुत ही आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप ढालने की अपील की है। अब चूंकि मामला एनसीजेसीएम से जुड़ा हुआ है, 8वें वेतन आयोग की अभी बातचीत चल रही है, प्रतिदिन हम लोग लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। ऐसे समय में सर एनसीजेसीएम को रीस्ट्रक्चर करने की मांग उठना क्या संकेत है, समझाइए आप। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस वक्त 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, सरकार एक बड़ा फैसला करने वाली है कि आपकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और पेंशन्स में कितना बड़ा इजाफा होने वाला है। इस सब को लेके जो 10 साल की एक गतिविधि है जी, जब वो अपने ऑनसेट पे है, जब वो अपने एक तरह से हम कहेंगे कि पीक प्रोसेस में है, उस वक्त एक बड़ी इस तरह की मांग उठी है कि साहब जो ये पूरी व्यवस्था है, जो सरकार के साथ जो चर्चा परिचर्चा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जेसीएम का, एनसीजेसीएम का, वहाँ पूरी जो उसकी जो रूपरेखा है उस सब में बदलाव होना चाहिए। अब ये डिमांड उठी क्यों? क्या कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और उसके अलग अलग विभाग के लोगों को, कि अभी जो सेटअप है जेसीएम का वो इतना छोटा है कि उसमें उनकी मांगें समाहित नहीं हो पा रही, या 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें होंगी, जो उनके साथ बातचीत होगी, उसमें उनकी मांगों को तवज्जो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जेसीएम का आकार उस या कंपोजिशन जो है वो वैसा नहीं है जहाँ पे कि इन जो तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो यूटी के जो संगठन हैं या बाकी के जो विभागों के संगठन हैं, उनकी मांगें वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत क्रूशल टाइम पे एक ऐसी डिमांड आई है जो कि ये तय कर सकती है कि 8th पे कमीशन में सैलरी और पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं। विचार चलिए सर, जब भी 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ कोई बड़ा इंटरव्यू मैं करने जाता था, तो जो मिनट्स में आपसे पहले लेने आता था, उस समय आप पूछते थे कि विशाल पूछिएगा कि तमाम कर्मचारी वर्ग की तरफ से जो डिमांड्स आ रही है, राय आ रही हैं, वो बड़ी भिन्न भिन्न है। तो जिनसे भी आपकी बात हो तो आप पूछिएगा कि क्या एक रूपता है, एक समानता है या नहीं है। सर, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि एनसीजेसीएम को रीस्ट्रक्चर करने की जो बात आ रही है, क्या इसका इम्पैक्ट या इसका इल इफेक्ट्स क्या पूरे 8वें वेतन आयोग के प्रोसेस पर देखने को पड़ेगा? क्या फिटमेंट फैक्टर को लेकर या तमाम तरह के ओपीएस की जो डिमांड है या और बड़ी जो डिमांड्स हैं उन पर क्या कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल दिक्कत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक दो फाड़ जैसी क्या स्थिति बन रही है, ये असल में बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। क्या जो बाकी के कर्मचारी हैं उनको क्या ये लग रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा जो व्यवस्था है, क्या वो उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में नाकाम रही है या नाकाम रहेगी? क्या जब 8th पे कमीशन की सिफारिशें आएंगी तो वहाँ पता चला कि उनकी डिमांड, और जो ये संगठन एआईएनपीएससीएफ ने जिसने मांग की है, इसके बारे में लिखा गया कि 13 लाख से ज़्यादा कर्मचारी
यूटी के और केंद्र सरकार के जी। वो शामिल हैं। तो बड़ा एक तबका अगर इस तरह की डिमांड करता है कि साहब 8वें वेतन आयोग की जब सिफारिशें आएँ उससे पहले साहब इसका पुनर्गठन, और अभी आप याद कीजिए कुछ ही वक्त पहले एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी जिसमें टीवी सोमनाथन साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी उनकी अगुवाई में ये पूरी बैठक हुई, जिसमें लंबी चौड़ी डिमांड्स का खाका रखा गया, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी। जी। तो क्या बाकी का एक जो बड़ा तबका है कर्मचारियों का वो ये मानता है कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है इस संगठन में, और क्या उनके प्रतिनिधित्व के न होने की वजह से जो सिफारिशें हैं वहाँ कुछ चीज़ें कमज़ोर पड़ सकती हैं? और याद कीजिए हम लोगों ने एक बार चर्चा भी की थी ओल्ड पेंशन को लेके। एक बड़ा तबका ये बात कह रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कम पे किसी चीज़ पर राजी नहीं होंगे, लेकिन एक तबका ये कह रहा था कि नहीं साहब वो तो हमने देखा है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं होगा क्योंकि यूपीएस सरकार ऑलरेडी ला चुकी है, एनपीएस पहले से चल रही है, अब सरकार ये लाएगी नहीं। और उसके बाद जब मेमोरेंडम देने का सिलसिला शुरू हुआ तो ज़्यादातर संगठनों ने ये अपनी डिमांड में रखी कि ओपीएस के बिना तो काम चलना ही नहीं। बहुत अच्छी बात आपने शेयर दी सर। तो इसी को जो है फिटमेंट फैक्टर से भी जोड़िए। देखिए जब शुरुआती दौर से जब हम लोग इस पर जो है लगे हुए हैं 8वें वेतन आयोग को, तो उस समय जो नंबर आया था 2.83 का फिटमेंट फैक्टर का, 2.57 तो पिछले बार मिल ही चुका है, 7वें में मिल रहा है, 2.86 का के आसपास का जो फिटमेंट फैक्टर का ऐलान किया गया था, उस समय तमाम वर्ग ये कह रहे थे कि नहीं 2.86 ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अचानक से जो है 3.83 का आ गया, जब एफएनपीओ जैसे संस्थान या तमाम और जो है व्यवस्था जो थी वो कह रहे थे कि 4 से ऊपर का हो, तो तब जाकर लगता है कि लोग भी जो है पुशअप हुए, बढ़ते हुए दिखे, और तब जाकर कहा गया कि नहीं 3.83। और कई मुद्दे जैसे आप कह रहे हैं जिसको पहले गौन रखा गया था उसको जो है ओपीएस वाला भी 51 पेज के मेमोरेंडम में शामिल किया गया है। इसके अलावा सर एक बहुत अच्छी डिमांड ये आ रही है कि प्रतिनिधियों की जो है रोटेशन व्यवस्था लागू हो। ये बड़ा अच्छा है। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं सर, वहाँ भी कहा जाता है कि जैसे जो सोसाइटी चला रहा है आप 1 साल के लिए चलाइए, फिर आप हट जाइए, दूसरा कोई चलाए। कहा जा रहा है कर्मचारी संगठन चाहता है कि कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों की भी जो नियुक्ति है वो रोटेशन के आधार पर हो। इससे जो है अलग अलग विभागों और संगठनों की जो बात वो रखने का मौका मिले। नहीं, मुझे लगता है कि अगर देखिए अब रोटेशन की बात आई है तो चूंकि पूरा देश चुनावों पर टिका हुआ है, घड़ी घड़ी चुनाव होते हैं, महीने दर महीने चुनाव होते हैं, साल भर में कई चुनाव हो जाते हैं राज्यों में और केंद्र में, क्या जो एनसीजेसीएम का जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या इसको सरकार चुनाव आधारित नहीं बना सकती? आप चुनाव के जरिए 3 साल या 5 साल का एक टर्म डिसाइड कीजिए, उसमें आप अध्यक्ष उसके और बाकी पूरी की पूरी कार्यकारिणी 40-50 लोगों का जितने लोगों का आपको बनाना है, ये तय हो कि साहब अलग अलग विभाग और अलग अलग मंत्रालयों के लोग उसमें समाहित हो जाएं, शामिल हो जाएं, जो कि प्रतिनिधित्व करें उस विभाग का। तो ये तो चुनाव के जरिए भी किया जा सकता है। सरकार के लोग हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको लेके कोई बहुत बड़ा वो हो। और 50 नंबर भी आपने बहुत सटीक बोला सर। जब कहा जा रहा है, एक तर्क दिया जाए कि 1960 के दशक में उस समय केंद्र सरकार में केवल 35 से 45 मंत्रालय थे, और अभी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास 50 से ज़्यादा मंत्रालय। तो अगर एक एक आदमी भी एक एक मंत्रालय से ले लिया जाए, उसका चुनाव बेहतर तरीके से हो जाए, ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी, सभी लोगों के बात भी आ जाएगी, और सब अभी इसमें भी देखो विशाल, एक बहुत बड़ी बात है, हम लोगों ने तमाम लोगों के मेमोरेंडम का और उसका जिक्र किया जी। क्या ये चीज़ ये नहीं दिखाती कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर्मचारी संगठन हैं, एक की मांग दूसरे से अलग है, दूसरे की मांग तीसरे से अलग है। एक संगठन डिमांड कर रहा है 4.25, दूसरा कह रहा है 4.38, कोई कह रहा है 3.83, कोई कह रहा है कि डीए का कैलकुलेशन ये नहीं होना चाहिए, दूसरा तरीका होना चाहिए, कोई कह रहा है कि साहब स्लैब बेस्ड आपका फिटमेंट फैक्टर होने चाहिए कि 4-5 आप स्लैब बना दीजिए या लेवल बना दीजिए, उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दीजिए। कोई महंगाई भत्ते, तो तमाम जो अलग अलग डिमांड है, इससे क्या है 8th पे कमीशन के लिए भी उलझने हैं। कोई बहुत बड़ा 100-50 लोगों का तो महकमा है नहीं 8th पे कमीशन, कुछ 5-7 लोग गिने चुने लोग हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। फिक्स टेन्योर है, फिक्स टेन्योर है, उसमें भी उनको जगह जगह दौरे करने पड़ रहे हैं जहां उनको लोगों से मिलना, उनकी राय लेनी है। तो देखिए ना सर, एक खबर ये भी आ रही है, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, कि जो है अंतिम समय जो है मेमोरेंडम जमा करने का उसको बढ़ा दिया गया है। हाँ। अब एक स्वर ये भी उठ रहा है कि चीजें इतनी आगे बढ़ती जा रही हैं कि 18 महीने वाला भी जो समय है वो भी लगता है डिरेल होगा, मतलब ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूँ जी, कि जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें चीज़ें आगे खिसक सकती हैं।
जो अप्रैल 2027 में पूरी सिफारिशें आकर इसको लागू होने की बात जो आ रही थी, मुझे लगता है उसमें लंबा वक्त और भी खिंच सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब आयोग को पूरे देश का दौरा करना है, इतना बड़ा देश, लाखों मेमोरेंडम आ गए होंगे, 18 जो सवाल दिए गए थे उस पर लाखों जवाब आए होंगे, और अभी प्रक्रिया पूरी चल रही है जी। क्या इस पर एक कंसोलिडेटेड व्यू तैयार होकर जो एक कॉमन एक एजेंडा या कॉमन एक मेमोरेंडम कर्मचारियों की तरफ से नहीं दिया जा सकता था? जी। तो ये भी, और वो तभी संभव हो सकता था विशाल, जब एक यूनिफाइड या एक व्यापक जो है वो ये कंसल्टेटिव जो मैकेनिज्म बना हुआ है एनसीजेसीएम का, ये एक व्यापक स्वरूप वाला होता जो अपनी आखिरी बात पहुंचाता। आयोग के लिए काम करना आसान होता कि साहब आपको केवल और केवल हमसे संपर्क करना है। अच्छा, एक सवाल मेरे माइंड में अभी ये आ रहा है बॉस कि जब केंद्र सरकार का ही क्यों बनाना है एनसीजेसीएम, उसमें राज्य सरकार के लोगों को अभी रख लीजिए ताकि उनका भी जो है प्रतिनिधित्व आ जाए, उनका नहीं भी सब। नहीं, लेकिन देखिए वो आबाजाद हो जाएगा। राज्यों की व्यवस्था अलग है। अच्छा, राज्य लागू करते हैं केंद्र सरकार की बताई गई चीज। जैसे कई राज्यों में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि छठे वेतन आयोग ही चल रहा है, Exactly. 7वें वेतन आयोग चल रहा है। हाँ, तो राज्यों की व्यवस्था अलग है, लेकिन यूटी और आपका जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इनको कम से कम आप एक प्लेटफॉर्म के जरिए एक कॉमन डिमांड्स आप सरकार के सामने दे सकते हैं। चलिए सर, आपने मेरे मन के जितने भी प्रश्न उनके जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं सर। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही थी और उम्मीद भी की जा रही थी कि सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी जिसको कि आप सोशल सिक्योरिटी कोड के नाम से जानते हैं, उसके तहत इसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने 15,000 रुपये प्रति माह की जो है मौजूदा सीमा को बरकरार रखने का फैसला लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था स्थायी नहीं है और आने वाले समय में वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। प्रवीण सर, आज से अगर मैं सही हूं तो 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ की सैलरी लिमिट यानी जो वेज सीलिंग है उसको बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पिछले 11 साल से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सरकार अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला ले। इसके अलावा सैलरी लिमिट बढ़ाने का सवाल सर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिन ही जो है कार्रवाई के दौरान भी किया गया था और तमाम लोग कह रहे थे सर कि देखिए भाई, हमको जीवन यापन चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। सर, ये तो बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए सरकार को बिल्कुल आसान एक जो वाक्य है उसमें इसको आप इस तरीके से समझिए कि सरकार ने अपना खजाना और सरकार ने कंपनियों का खजाना दोनों को बचाने की इस कदम के जरिए कोशिश की है विशाल। जिस तरह का अनिश्चित माहौल है, जिस तरह की अनिश्चित पूरी इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसमें मुश्किलें बनी हुई हैं, सरकार को 1.16% आप अपनी जेब से इस पूरे में देना पड़ता है पीएफ में अपने योगदान। अगर ये सीलिंग बढ़ जाती, सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता, कंपनियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता। दूसरी तरफ कंपनियों पर जब चूंकि पहले ही वेज कोड नया लागू हो गया है 2020 वाला और उसके जरिए 50% आपका बेसिक सैलरी करनी है, तो सीधे तौर पर कंपनियों का पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता। अब ये मैंडेटरी सरकार अभी इसको नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक सरकार के पास एक वक्त होगा कि जो सोर्सेस के हवाले से आ रही कि साहब ये अस्थाई व्यवस्था है, बाद में जाकर इसका परमानेंट इंतजाम होगा जब सीलिंग को बढ़ा दिया जाएगा, 25,000 रुपये करने की डिमांड है। तो इसके जरिए सरकार इस पूरे माहौल में अपने खजाने पर एक और चोट को जो है वो नहीं लेना चाहती, तो सीधे तौर पर सरकार ने कुछ वक्त के लिए इसको टाल दिया विशाल। लेकिन प्रवीण सर, आपने अभी कहा कि सरकार ने अपने खजाने को बचाया, कंपनी के खजाने को बचाया, लेकिन आम लोगों का क्या, जो पीएफ में पैसा डालते हैं उनका तो अगर मान लीजिए कि अगर वो वेज लिमिट अगर बढ़ता तो उनसे उनका जो है रिटायरमेंट का बेनिफिट बढ़ता, पेंशन बढ़ा हुआ मिलता, बीमा बढ़ा हुआ मिलता, उसकी सुविधाएं मिलती, तो उनके लिए तो बड़ा झटका है सर। डेफिनेटली जो कर्मचारी हैं उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, जिनकी जो मिनिमम सैलरी है जो 15,000 रुपये से जो ज़्यादा है बेसिक पे, उनके लिए यहाँ पर एक मुश्किल इस तरह से पैदा हो गई कि जिन कंपनियों में इसके ऊपर का पीएफ नहीं काटा जाता। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ऐसी हैं जो एक्चुअल जो आपकी सैलरी है उसके आधार पर वेज काटती हैं, वो उसके आधार पर पीएफ काटती हैं।
बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 15,000 की सीलिंग को मानकर चलती हैं। और हमने जब आईटी कंपनियों के रिजल्ट आए थे तो जो झटका कंपनियों के खर्चों पर दिखाई दिया था तिमाही वेज नतीजों कोट में। की, बिल्कुल वेज कोट की वजह से, उसको एक तरह से सरकार ने भी समझा होगा कि कंपनियों पर, चूंकि पूरी अगर आप दुनिया का हाल देखेंगे तो जिस तरह की मिडिल ईस्ट क्राइसिस का संकट है, उसमें हो सकता है कि ये फैसला सरकार ने टेम्परेरली लिया हो। विशाल, चलिए, तो एक डेटा है वो भी समझ लीजिए। देखिए, ईपीएफओ सैलरी लिमिट कब कब बदली। 1952 में ये 300 थी, 1962 में ये बढ़कर 500 हुआ, और 2001 में ये 6,500, और 2014 से अब तक ये जो है 15,000 के जो है कैप पे लगा हुआ है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रुख भी आप बता दीजिए, क्या आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कि सही में रिवाइज होगा या नहीं होगा, या ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा? नहीं, देखिए, ये फैसला एक और संकेत देता है विशाल, बड़ा, और वो संकेत है आपकी जो ईपीएस 95 की पेंशन से जुड़ा हुआ। सरकार अगर 15,000 की जो सैलरी का जो सीलिंग है उसको बढ़ाने में अगर कतरा रही है इस वक्त, इसका मतलब आप ये समझ कर चलिए कि जो ईपीएस 95 की में जो हायर पेंशन की जो डिमांड है, जो 7,500 रुपये करने की तमाम संगठन और जो मजदूर संघ हैं वो मांग कर रहे हैं, ये फैसला लंबे वक्त तक आगे टल सकता है जी। इस फैसले में और ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि सरकार यहाँ पीएफ का ही जो कंट्रीब्यूशन है उसी में ज़्यादा पैसा देने के लिए राजी नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर ये मानकर चलिए कि लंबे वक्त तक सरकार अपने खजाने पर पेंशन का ज़्यादा बड़ा बोझ लेगी नहीं। तो ईपीएस 95 को लेकर जिन लोगों के मन में उम्मीदें थी, मुझे लगता है कि वो अब इस फैसले ने उनको भी थोड़ा जो है वो धूमिल किया है। चलिए सर, तो आपने ईपीएस 95 की बात कर दी, ईपीएफओ पीएफ की बात हम लोग कर लिए, तो इसमें एक कहानी और जोड़ लेते हैं, ओपीएस। तमाम लोग जो हैं पहले कहते हुए नज़र आ रहे थे कि ओपीएस को लेकर सरकार का रुख जो है बड़ा ढुलमुल रवैया है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कोई जो है अभी मंशा नहीं है हमारी इसको लागू करने की। लेकिन 51 पेज का जो मेमोरेंडम जो है पेश किया गया 8वें वेतन आयोग के पास, उसमें प्रमुख मांग थी कि ओपीएस को बहाल कीजिए। क्या वहाँ भी झटका मिलेगा सर, ओपीएस के फ्रंट पर भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार ओपीएस को लाने वाली है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ 8th पे कमीशन मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को या उनके संगठन के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको शायद पता हो कि 8th पे कमीशन किस तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर सकता है, क्योंकि संभवतः ये 8th पे कमीशन का जो दायरा है उससे बाहर की संभवतः बात है कि पुरानी पेंशन लाना सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन बात है। 8th पे कमीशन के कामकाज के दायरे में भी संभवतः ये चीज़ नहीं है कि जहां आपको पुरानी पेंशन या किसी दूसरी पेंशन स्कीम को लाने की बात हो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करते हैं या अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक जमा पर भरोसा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले 7% या उससे ज़्यादा ब्याज वाली एफडी आम बात थी, वहीं अब ज़्यादातर नई एफडी जो है 7% से नीचे के रिटर्न पर आ गई। आरबीआई की ब्याज दर कटौती के बाद बैंकों ने जो है जमा पर मिलने वाला ब्याज घटाना शुरू कर दिया, जिससे निवेशकों की रणनीति भी बदल रही है। लोग छोटी अवधि की ब्याज जो है, छोटी अवधि के बजाय जो है लंबी अवधि की एफडी में पैसा लॉक इन कर रहे हैं, जबकि बचत खातों से पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट की ओर डाला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है सर कि एफडी पर ब्याज दरें आखिरकार जो है क्यों घट रही है, निवेशक क्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में एफडी निवेशकों के लिए क्या अवसर है और क्या चैलेंजेस है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो ये बताती है कि किस तरह से फिक्स डिपॉजिट्स पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है इस पूरे अनसर्टेन टाइम में जी। और एक आंकड़ा है जो सीधे तौर पर इस बात को साफ करता है। मार्च 2022 में बैंकों के कुल जमा में, जो बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं, उसमें टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की हिस्सेदारी 55% थी जी। और ये मार्च 2026 में इस साल बढ़कर 61.6% पे पहुंच गई है। ये बताता है कि किस तरह से जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं, लोग अब दरअसल फिक्स डिपॉजिट कराने को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं विशाल जी। और इसी का एक आंकड़ा जो है वो ये बताता है कि जो 1 से 3 साल के जो डिपॉजिट हैं उनकी हिस्सेदारी दरअसल ओवरऑल जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उसमें बढ़कर 69.8% पहुंच गई है, जो पहले आपकी 50.4% थी। जी। तो एक बड़ा जो है वो चेंज जो है
ब्याज दरों में उठापटक के बीच यहाँ कस्टमर्स की प्रेफरेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है विशाल। चलिए सर, इस कहानी में बैंकिंग सब बार बार आ रहा है, तो सर बैंक जो है ब्याज दरें क्यों घटा रहे हैं, ये हम जो है आपसे समझना चाहेंगे। जबकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, फरवरी 2025 से लेकर अभी तक सर आरबीआई ने कुल 125 बेसिस पॉइंट का जो है रेट कट किया है, फिर क्यों घटा रहे हैं बैंक? नहीं, बैंक देखो ब्याज दरें घटा नहीं रहे, डिपॉजिट्स पर बैंकों को दरअसल ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। होम लोन के या दूसरे जितने भी तरह के रेट्स हैं, लोन के रेट हैं, वहाँ तो कटौती हुई है, वहाँ कमी आई है, और जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ बैंक ज़्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर हैं। और पूरा का पूरा जो ब्याज दरों का सिनेरियो है उसको लेकर लोगों के मन में एक शंका है। इसीलिए जो 1 साल तक के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो 8.8% पर आ गई है, जो पहले 16.5% से ज़्यादा थी, 16.7% थी, वहाँ से घट के 8.8% आ गई है। यानी लोगों को ये लग रहा है कि 1 साल तक के जो अगर वो एफडी कराते हैं जी, तो वहाँ पे एफडी को लॉक करना, कम पीरियड की एफडी को लॉक करना, वो उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। लोगों को लग रहा है कि शायद आगे चलकर ब्याज दरें अगर कम हुई, इसलिए लोग 1 से 3 साल के यानी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के एफडीज़ को विशाल करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। चलिए सर, अब किस तरह के निवेशक जो हैं सबसे ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, तो हाउसहोल्ड्स अभी भी सबसे बड़े निवेशक के रूप में जो है उभर कर सामने आ रहे हैं सर। कुल बैंक डिपॉजिट्स में 59.3% योगदान जो है घरेलू निवेशकों का है, यानी आम लोग अभी भी बैंक एफडी को, जैसा कि प्रवीण सर भी कह रहे हैं, सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। बड़े निवेशकों का भी दबदबा बना हुआ है सर। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा की एफडी का हिस्सा जो है 46.3% है। 5 करोड़ से ज़्यादा की एफडी अकेले 34.8% हिस्सेदारी रखती है। तो सर ये तो हुई बैंक एफडी की बात। अब हम आपसे समझना चाहेंगे, इसमें भी दो चीज़ें और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हैं विशाल समझने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात जो आरबीआई के जो पूरा जो रिपोर्ट है उसमें ये पता चल रही है कि जो डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के मामले में जो सरकारी बैंक है वो प्राइवेट बैंकों को पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि प्राइवेट बैंकों को आप ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हुए देखते हैं। हमारे सबके दिमाग में ये बात रहती है, ज़्यादा ब्याज दर एक वक्त था सर जी, ये लोग ज़्यादा देते थे। हाँ, अब क्या है कि जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है एफडीज की, टर्म डिपॉजिट्स की, उसमें प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनकी हिस्सेदारी 50.8% रही, 50.8%, और जो निजी बैंक है वो 38.6% रहा है। तो सरकारी बैंकों, और अगर आप पिछले 1-1.5 साल को देखेंगे तो जो लोन, हाउसिंग लोन की भी जब बात आ रही थी, जो जहाँ जो बड़े लोन माने जाते हैं होम सरकारी बैंक से लोग ले, वहाँ सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों को पछाड़ दिया था। तो एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है जी। एक और चीज़ है, लोगों के अगर आप उसको देखेंगे बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। पहले लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रख लेते थे कि भाई कब ज़रूरत पड़ जाए। अब सेविंग जो डिपॉजिट है वो घटा है। यानी लोग एफडी को तरजीह दे रहे हैं, जो आपका 28.7% पर आ गया, जो पहले तकरीबन 35%। मतलब आप कहना चाहते थे पहले मोटा मोटी जो आदमी रकम रखता था पहले सेविंग अकाउंट में रखता था कि 50,000 1 लाख के आसपास, अब लोग आप कह रहे हैं कि जो बदलाव आया है वो 50,000 या 1 लाख को उठा के सीधे एफडी कर दे रहा है। और यही चीज़ है कि जो ओवरऑल डिपॉजिट है, ये भी एक आंकड़ा आरबीआई की रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है, वो बताता है कि ओवरऑल डिपॉजिट में टर्म डिपॉजिट का जो हिस्सा है वो मार्च 2026 में बढ़कर 61.6% हो गया, जो पहले मार्च 2022 में 55.2% था। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर लोगों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ जिस तरह का अनिश्चित माहौल है उसमें एफडी में ज़्यादा ठीक ठाक उनको सुरक्षित कमाई हो सकती है। चलिए प्रवीण सर, आपके पहले पॉइंट पर आते हैं, जो आपने पहली बात बताई। आपने कहा कि लोग जो हैं ज़्यादा तरजीह जो है वो सरकारी बैंकों को दे रहे हैं, चाहे एफडी का मामला हो, चाहे हाउसिंग लोन लेना हो, या पर्सनल लोन लेना, या कार लोन लेना। बिल्कुल सर, इसके पीछे क्या ये कहानी हो सकती है कि जो लगातार हम लोग जो एक चेन ऑफ समझिए कि खबर देखा, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, कोटक बैंक को देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख लीजिए, और तमाम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को भी का भी अगर नाम जोड़ लीजिए, जिस तरह से जो खबरें आई, बड़ी खबरें आई, बाजार को भी इम्पैक्ट देती हुई देखिए, उससे सेंटीमेंट बिगड़ा और लोगों को लगा कि नहीं भाई छोड़िए, प्राइवेट बैंकों में काहे को पैसा रखें, इंडसइंड बैंक में क्यों पैसा रखें, वो पैसा जो है सरकारी बैंकों पर रखा जाए। नहीं, बिल्कुल, इसके देखो 2 फैक्टर हैं, 2 मोटी वजहें हैं। एक वजह तो ये है जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंकों पर भरोसा लोगों का ज़्यादा है, और ये ट्रेडिशनली है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही थी? गड़बड़ी हो रही थी कंज्यूमर के या जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को लेकर। आप ब्रांच जाते थे,
ब्रांच में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप लाइन में खड़े हुए हैं, घंटों खड़े हुए, चाहे पैसा निकालना हो या जमा करना हो। तमाम तरीके के जो हर्डल, जो मुश्किलें थी, उसकी वजह से लोग मजबूरी में प्राइवेट बैंकों का रुख करते थे। लेकिन प्राइवेट बैंकों में क्या हुआ कि उनकी अपनी मनमानी की व्यवस्था है, किसी भी तरह का चार्ज ले लेना, किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस के चार्ज लेना, ये लोगों को वहाँ ट्रबल करती है। तो लोगों का एक तो वो भरोसा जो प्राइवेट बैंकों पे कम है उस वजह से, दूसरी चीज़ सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आप को प्राइवेट बैंकों के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश भी की अपने है, आप को सुधारा है। कस्टमर एक्सपीरियंस के मामले में भी सुधारा है, और लोन या डिपॉजिट्स को लेकर जितना एग्रेसिवली काम करना है उस चीज़ को लेके भी सुधारा है। और जब होम लोन की बात, जब हमने कहा कि प्राइवेट बैंकों को पछाड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि सरकारी बैंक ज़्यादा एग्रेसिवली, ज़्यादा सस्ते लोन रेट पर कर्ज जो है वो बांट रहे थे। इसलिए लोगों को लगा कि साहब निजी बैंक पे जाने से अच्छा है सरकारी बैंक पे ले लो। तो वहाँ एक जो है अब बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सर, अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को जो एमपीसी की बैठक है, वहाँ क्या हो सकता है सर? सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछूंगा कि क्या जो हम लोग लगातार जो देखते आ रहे थे, फरवरी से देखते आ रहे थे कि 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट का दौर था, क्या आगे भी ये दौर कंटिन्यू रहेगा? और अगर नहीं रहेगा तो क्या ये चीज़ें सीधे पलट जाएंगी? जो रेट कट का दौर है सीधे अब रेट हाइक पे आ जाएगा? बिल्कुल, देखिए रेट कट की तो अब आप समझ लीजिए कि वो अब सपना है कि आगे रेट कट होंगे। अब रेट बढ़ेगा कब, ये इस बात का इंतज़ार है। लेकिन जो ठीक जो एमपीसी की बैठक या मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है, उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से एक बड़ा संकेत यहाँ दिखाई दे रहा है, जो रिजर्व बैंक को एक तरह से दिया गया है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मई 2026 की जो आर्थिक जो वो है इकोनॉमिक स्टेटस एक तरह से रिपोर्ट है, उसमें रिव्यू जो है उसमें सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, जी मैं कुछ फैक्टर से बताता हूँ, केवल खतरे देखकर जो है ब्याज दर न बढ़ाई जाए। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो बना हुआ है, रुपए पर दबाव है, और मॉनसून को लेकर भी अनसर्टेनिटीज है। इसको लेकर कहा गया कि सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को देख के आप रेट कट मत कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसको देखकर रेट आप बढ़ाएं ना। आरबीआई को लेकर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 3.48% की महंगाई का आंकड़ा आया, और तमाम क्रूड ऑयल की महंगाई है, बाकी चीज़ें जिस तरह से हैं, उसमें हो सकता है कि रिजर्व बैंक जून में ही एक रेट हाइक कर दे। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक तरह से ये कह दिया गया है कि साहब आप अभी नहीं, रुक जाइए, पहले ये देख लीजिए कि इस पूरी क्राइसिस का स्पिल ओवर कहाँ जा रहा है। यानी जो महंगाई बढ़ी है या तेल महंगा हुआ है, उसका स्पिल ओवर कहाँ जा रहा है। क्या लोगों की सब्जियां महंगी होंगी, क्या ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, क्या बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें महंगाई आएगी? हालांकि आ चुकी है। वही तो सर, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता था कि ये जो लिखा गया है बात कि सस्टेन्ड इन्फ्लेशन स्पिल ओवर, ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई कि लिखा हुआ है इसमें कि असली चिंता तब शुरू होगी जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। अरे भाई, मेट्रो के किराए बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो फेयर्स जो है वो बढ़ गए, और साग सब्जी अगर हम लेने जा रहे हैं तो वो उसकी कीमतें बढ़ गई। लेकिन सरकार उसमें, मैं बताता हूँ, सरकार उसमें संभवतः सरकार का सोचना ये है, और जिस तरह की पूरी चर्चा चल रही है ट्रंप और ईरान की लीडरशिप के बीच में, सरकार को ये लग रहा है कि देर सवेर हो सकता है अगले 48 घंटे में, हो सकता है अगले एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट सीज़फायर हो जाए। अच्छा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए पूरी तरह से, क्रूड की आवाजाही सुनिश्चित हो जाए, और भारत को तेल के लेके आवाजाही थोड़ी सी दुरुस्त हुई भी है। तो सरकार को ये लग रहा है कि ये जो अभी की जो तेजी है कीमतों में, महंगाई में, बाकी चीज़ों में, ये एक टेम्परेरी चीज़ है। इसके जरिए बढ़ी हुई महंगाई के आधार पर अगर तत्काल आरबीआई रेट बढ़ा देगा तो ग्रोथ पर सीधा हैम्पर होगा, और इसलिए सरकार चाहती है कि एक बार जंग रुक जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्रूड की क्या स्थिति होती है। सस्ता होगा तो क्या बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मॉडरेट होंगी, महंगाई मॉडरेट होगी, तो हो सकता है कि रिजर्व बैंक के पास फिर और हेडरूम रहे, क्योंकि महंगाई की दर अभी भी आपकी 2 से 6% के जो ब्रैकेट है उसके बीच में है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि ब्याज दर बढ़ने से सरकार क्यों बचना चाहती है, क्योंकि देखिए इससे जो है, जैसा कि प्रवीण सर ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, होम लोन महंगा हो जाता है, कार लोन महंगा हो जाता है, बिजनेस लोन, कंपनियों का निवेश जो है वो घट जाता है, और लोगों की कम
खर्च करने की जो सीधे आदत है, सीधे तौर पर consumption को। विशाल, सरकार ग्रोथ और ब्याज दरों के बीच में या महंगाई के बीच में अभी ग्रोथ को चुन रही है। Okay. सरकार चाहती है कि ग्रोथ पर किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगना चाहिए। एक बार ब्याज दरें अगर महंगी हुई तो कॉरपोरेट से लेके आम आदमी तक के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। जो कंपनियां केपेक्स लगाना चाहती हैं, पैसा उधार लेकर लगाना चाहती हैं, वो सब अपने हाथ रोक लेंगे। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।